नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। काफ़ी डिटेल में देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी देखेंगे, जैसे कि सोने की चिड़िया क्या सच में होती है, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं पहले। महाराजा विक्रमादित्य ने केवल धर्म ही नहीं बचाया, उन्होंने देश को आर्थिक तौर पर सोने की चिड़िया बनाई। उनके राज को ही भारत का स्वर्णिम राज कहा जाता है। भारत में इतना सोना आ गया था कि विक्रमादित्य काल में सोने के सिक्के चलते थे। ठीक है, फैक्ट है। अगला फैक्ट देखते हैं। प्राचीन भारत 3000 ईसा पूर्व से लगभग 10वीं शताब्दी ईस्वी तक, ठीक है, यह काल भारत का वो काल है जो भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। इस युग में मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त आदि जैसे कई लोकप्रिय राजवंश देखे गए हैं। ठीक है, अगला फैक्ट कि कोई सोने की चिड़िया होती है या नहीं। गोल्डन ईगल अक्विला क्राइसेटोस उत्तरी गोलार्ध में रहने वाला एक शिकारी पक्षी है। यह चील की सबसे व्यापक रूप से वितरित प्रजाति है। सभी चील की तरह यह एक्सिपिट्रिडी परिवार से संबंधित है। ठीक है, तो गोल्डन ईगल या सोने की चिड़िया को गोल्डन ईगल या अक्विला क्राइसेटोस कहा जाता है, जो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है और ये शिकारी पक्षी है, चील की प्रजाति से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। प्राचीन भारत वैश्विक व्यापार का केंद्र था। प्राचीन काल में भारत खाद्य पदार्थों, कपास, रत्न, हीरे इत्यादि के निर्यात में विश्व में सबसे आगे था। ठीक है, तो भारत व्यापार का केंद्र था प्राचीन भारत। प्राचीन काल में खाद्य पदार्थ, कपास, रत्न इत्यादि निर्यात करता था, विश्व में सबसे आगे था। भारत उस समय विश्व का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र था। कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन काल में केवल मसालों के निर्यात में आगे था। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ मसाले ही निर्यात करता था, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मानना है कि खाद्य पदार्थ, कपास, रत्न, हीरे इत्यादि भी निर्यात करता था। ओके, भारत मसालों के अलावा कई अन्य उत्पादों के निर्यात में भी अग्रणी देश था। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुएं। भारत से क्या क्या निर्यात होता था। भोजन कपास, चावल, गेहूं, चीनी, जबकि मसालों में मुख्य रूप से हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, जटामांसी इत्यादि शामिल थे। ठीक है, इसके अलावा आलू, नील, तिल का तेल, हीरे, नीलमणि आदि के साथ साथ पशु उत्पाद जैसे रेशम, चर्मपत्र, शराब और धातु उत्पाद जैसे ज्वेलरी, चांदी के बने पदार्थ आदि निर्यात किए जाते थे। ठीक है, भारत आयात क्या क्या करता था। आयात की जाने वाली वस्तुएं क्या थीं। सोने के रोमन सिक्के, कांच के बने पदार्थ, शराब, दवाएं, टिन, तांबा, चांदी के बने आभूषण, कपड़े आदि ये आयात करता था। ठीक है, ओके, तो आयात निर्यात अब देख लिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भारत विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी किस तरह था। हजार वर्षों के मुगल व अन्य आक्रमणकारियों के शासन के बाद भी विश्व की जीडीपी में भारत की अर्थव्यवस्था का योगदान 25% था। ठीक है, विश्व की जीडीपी में भारत की अर्थव्यवस्था का योगदान 25% था। इसी समय में अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया, लेकिन
जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तो भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान मात्र 2 से 3% रह गया, लेकिन आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ओके। मुगलों के शासन शुरू करने से पहले भारत एक एडी और 1000 एडी के बीच दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, मुगलों के शासन शुरू करने से पहले 1 एडी से 1000 एडी तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी भारत। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब मुगलों ने 1526 से 1793 के बीच भारत पर शासन किया, इस समय भारत की आय 17.5 मिलियन पाउंड ग्रेट ब्रिटेन की आय से अधिक थी। ओके, इस समय जब मुगलों ने 1526 से 1793 के बीच शासन किया, तब भारत की आय कितनी थी? 17.5 मिलियन पाउंड, जो कि ग्रेट ब्रिटेन की आय से भी ज़्यादा थी। वर्ष 1600 एडी में भारत के प्रति व्यक्ति जीडीपी $1305 थी, जबकि इसी समय ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1137 थी, यानी कि भारत की ज़्यादा थी। अमेरिका की प्रति व्यक्ति जीडीपी 897 और चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी 940। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत की कितनी ज़्यादा थी 1600 एडी के आसपास। इतिहास बताता है कि मीर जाफर ने 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3.9 मिलियन पाउंड का भुगतान किया। यह तथ्य भारत की संपन्नता को दर्शाने के लिए बड़ा सबूत है। ओके, तो मीर जाफर ने 1757 में 3.9 मिलियन पाउंड का भुगतान किया गया है, जो कि बताता है कि भारत काफ़ी संपन्न था। ओके, 1500 एडी के आसपास दुनिया की आय में भारत की हिस्सेदारी 24.5% थी, जो कि पूरी यूरोप की आय के बराबर थी। 1500 एडी के आसपास दुनिया की आय में भारत की हिस्सेदारी अकेले 24.5% थी, जो कि यूरोप की आय की बराबर थी। अब जानते हैं सिक्के को बनाने वाले पहले देशों में शामिल। सबसे पहले देशों ने सिक्के बनाए, उसमें से भारत। 600 बीसी के आसपास महाजनपदों ने चांदी के सिक्के के साथ सिक्का प्रणाली शुरू की थी। तो 600 बीसी में, ठीक है, ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व में ही चांदी के सिक्के बनना शुरू हो गए, यानी कि सिक्के की प्रणाली शुरू की गई। ग्रीक के साथ साथ पैसे पर आधारित व्यापार को अपनाने वाले पहले देशों में भारत का स्थान अग्रणी है। ठीक है, ग्रीक भी पैसे का इस्तेमाल करता था, सिक्कों का, उनमें भारत भी इस्तेमाल करता था। लगभग 350 ईसा पूर्व चाणक्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य के लिए आर्थिक संरचना की नींव डाली थी। ठीक है, 350 ईसा पूर्व में चाणक्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य के लिए आर्थिक संरचना की नींव डाली। अब जानते हैं मयूर सिंहासन, जो सोने की चिड़िया बनाता है, भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा था। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण है, वो है मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन। ओके, इस सिंहासन की अपनी एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। कहा जाता है कि इस सिंहासन को बनाने के लिए जितना धन लगाया गया था, उतने धन में 2 ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था, लेकिन साल 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने एक युद्ध में जीतकर इस सिंहासन को हासिल कर लिया। ठीक है, तो मयूर सिंहासन इतना कॉस्टली था कि कहा जाता है कि जितना धन मयूर सिंहासन बनाने में लगाया गया, उतने धन में, उतने पैसों में 2 ताजमहल का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, 1739 में एक फारसी शासक नादिर शाह
युद्ध में जीतकर मयूर सिंहासन को ले गया था। ओके, ये देखिए पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या था। ओके, इसी को देखते हैं, मयूर सिंहासन को। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में शुरू किया गया। ओके, इतिहासकारों के अनुसार मयूर सिंहासन को बनाने के लिए करीब 1000 किलो सोने और बेशकीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इतिहासकार मानते हैं कि जो मयूर सिंहासन था, पीकॉक थ्रोन था, उसमें करीब 1000 किलो सोना और बेशकीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया था। मयूर सिंहासन की कीमत उसमें लगे कोहिनूर हीरे के कारण बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, पीकॉक थ्रोन में, मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा भी लगाया गया था। आज के ज़माने में मयूर सिंहासन की अनुमानित कीमत 450 करोड़ रुपए की होती है। आज की डेट में मयूर सिंहासन जो बनाया गया था वो लगभग 450 करोड़, 450 करोड़ रुपए की होगी। इतना कीमती होने के कारण ही नादिर शाह इसे लूट के ले गया। ओके, अब जानते हैं कोहिनूर हीरे के बारे में थोड़ा सा। कोहिनूर हीरे का वजन 21.6 ग्राम है और बाजार में इसकी वर्तमान कीमत 1 अरब डॉलर के लगभग आंकी जाती है। ठीक है, कोहिनूर हीरे का वजन कितना है, 21.6 ग्राम, जो कि आज की कीमत में 1 अरब डॉलर के लगभग है। यह हीरा गोलकुंडा की खदान से मिला था और दक्षिण भारत के काकतीय राजवंश को इसका प्राथमिक हकदार माना जाता है। ठीक है, तो गोलकुंडा में कोहिनूर हीरा मिला, दक्षिण भारत के काकतीय जो राजवंश था उसे प्राथमिक हकदार या पहला मालिक माना जाता है कोहिनूर हीरे का। आजकल ये ब्रिटेन की महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। ये देखिए कोहिनूर हीरा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं और क्या हुआ। महमूद गजनी का सोमनाथ के मंदिर पर हमला करने के पीछे दो सबसे बड़े उद्देश्य थे। एक इस्लाम का प्रचार करना, दूसरा भारत के धन को लूट करना, भारत के धन का लूट करना। तो महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया। दो कारण थे, एक इस्लाम का प्रचार और दूसरा भारत में जो धन है उसको लूटना। ओके, महमूद गजनी ने नवंबर 1001 में पेशावर की युद्ध में जयपाल 1964 से 1001 सीई तक हिंदू शाही राजवंश के शासक थे जयपाल। ओके, जयपाल को हराया था 1001 में नवंबर में। गजनी ने इस युद्ध में किले से 4 लाख सोने के सिक्के लूटे और एक सिक्के का वजन 120 ग्राम था। ठीक है, काफ़ी भारी लूट थी। इसके अलावा उसने राजा के लड़कों और राजा जयपाल को छोड़ने के लिए भी 4.5 लाख सोने के सिक्के लिए थे। ठीक है, इतना लूटा ही लूटा, लेकिन राजा जयपाल और उनके लड़कों को छोड़ने के लिए 4.5 लाख सोने के सिक्के लिए। इस प्रकार उसने आज के समय के हिसाब से लगभग 1 अरब डॉलर की लूट सिर्फ राजा जयपाल के यहाँ ही की थी, जबकि इस समय भारत में जयपाल जैसे बहुत धनी राजा थे। ओके, तो आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सोमनाथ मंदिर की लूट, इसको देखते हैं। सन 1025 में महमूद ने गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर लूट लिया और इसकी ज्योतिर्लिंग को तोड़ दी थी। इस आक्रमण से 2 मिलियन दिनारों की लूट की, जिसकी अनुमानित कीमत आज की तारीख में 45 करोड़ रुपए के लगभग बैठती है। उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी लूट थी। ठीक है, तो महमूद ने 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा, जो उस समय 2 बिलियन दिनारों की लूट थी, जो आज की डेट में लगभग 45 करोड़ रुपए के हिसाब से बैठती है। अब देखते हैं मंदिरों में सोने के भंडार।
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कुछ समय पहले एक आकलन किया था कि भारत में अभी भी 22,000 टन सोना लोगों के पास है, जिसमें लगभग 3,000 से 4,000 टन सोना भारत के मंदिरों में अभी भी है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के 13 मंदिरों के पास भारत के सबसे अरबपतियों से भी ज़्यादा धन है। यह मंदिर के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत कल भी सोने की चिड़िया था और आज भी सोने की चिड़िया है। ओके, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने बताया है, अनुमान लगाया है कि 22,000 टन सोना जो है लोगों के पास है, जिसमें 3,000 से 4,000 टन सोना भारत के मंदिरों के पास है और 13 ऐसे मंदिर हैं जो भारत के सभी अरबपतियों से भी ज़्यादा धन रखते हैं। ओके, ज़्यादा सोना है। इस हिसाब से तो भारत कल भी सोने की चिड़िया था, आज भी सोने की चिड़िया है। ओके, चलिए, भारत में कुछ मंदिरों में इतना सोना रखा गया है कि कुछ राज्यों की पूरी आय भी मंदिरों की आय से कम है। कुछ मंदिर ऐसे भी हैं भारत में जहाँ इतना सोना रखा हुआ है कि पूरे राज्य, कई राज्यों की पूरी आय से भी ज़्यादा है। अगर वर्ष 2018-19 के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि केरल सरकार की वार्षिक आय 1.03 लाख करोड़ है, जो कि केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के किसी गर्भगृह के एक कोने में ही मिल जाएगा। ठीक है, जो केरल की आय है, केरल सरकार की वार्षिक आय है, वो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के किसी गर्भगृह के एक कोने में ही मिल जाएगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना सोना है, कितना पैसा है मंदिरों में। ओके, उपर्युक्त आंकड़े सिद्ध करते हैं कि प्राचीन भारत में अकूत संपत्ति थी, जिसके कारण यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारियों के हमले होते रहे। लेकिन बीते समय को छोड़कर वर्तमान में देखा जाए तो भारत की स्थिति विकसित देशों की तुलना में निश्चित रूप से खराब है। ओके, लेकिन इसमें कोई भी शक नहीं कि भारत पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहा है और वह समय बहुत जल्द आएगा जब लोग इस देश को फिर से सोने की चिड़िया के नाम से बुलाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि कितना पैसा, सोना चांदी कितना था मंदिरों में, कितनी इनकम थी, जीडीपी में कितना योगदान था वैश्विक स्तर पर। ओके, किस तरह से लूटा गया अंग्रेज़ों द्वारा, मुग़लों द्वारा और आक्रमणकारियों द्वारा। ठीक है, तो इसी वजह से, इतना सब संपन्न होने की वजह से, इतनी आय होने की वजह से, इतना सोना होने की वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, वीडियो पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।